चलिए देखिए, आज न्यू चैप्टर लेकर उपस्थित हैं, वो है परमाणु। ठीक है, परमाणु नाम आपने सुना होगा। परमाणु क्या होता है? ठीक है, इसमें परमाणु की संरचना के विषय में हम लोग को पढ़ना है। परमाणु जिसको आप बोलते हो एटम। ठीक है, ये न्यू चैप्टर है आपका। देखिए, एटम होता क्या है, कोई बताएगा? परमाणु किसे कहते हैं, बताइए। परमाणु क्या होता है, इसके विषय में कुछ भी आपको पता है तो बताओ। छोटे छोटे अणु होते हैं, लो। हाँ, परमाणु छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से परमाणु बनता है। अणु क्या होता है तब? हाँ, तो परमाणु क्या होता है? परमाणु किसे कहते हैं? अगर आपके सामने क्वेश्चन रखा जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि सर परमाणु ये है, बताइए। नहीं पता? देखिए, पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण मतलब उससे छोटा कण न हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु छोटे छोटे कणों से नहीं बनता है, परमाणु खुद ही सूक्ष्मतम कण है। तो सबसे आसान यही है कि जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और कुछ परमाणु के विषय में बताएंगे। परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। समझ में आ गई बात? उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज तब होता है जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब चार्ज की प्रक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन अगर वो अपने मूल अवस्था में है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है और न तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, ऐसे कंडीशन में परमाणु विद्युत उदासीन होता है। और विद्युत उदासीन होने का मतलब कि जितना उसमें धन आवेश है उतना ही उसमें ऋण आवेश भी है, इसलिए वो उदासीन है। अगर धन आवेश और ऋण आवेश का बैलेंस बराबर नहीं हुआ तब उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बैलेंस में हैं तो ऐसे कंडीशन में परमाणु विद्युत उदासीन होता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि परमाणु क्या है, तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम क्या है? कण है, जो अपने मूल अवस्था में विद्युत उदासीन होता है। इसमें धनावेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर रहती है। ठीक है, आवेश तब उत्पन्न होगा जब ये इलेक्ट्रॉन को लेन देन करेगा, या तो किसी को देगा या तो किसी से लेगा, तब उस पर आवेश आएगा। नहीं तो अपने मूल रूप में क्या है? विद्युत उदासीन है। ठीक है, अब बताइए, जब परमाणु हम समझ गए तो परमाणु का सबसे पहला मॉडल मतलब समझ रहे हैं ना, परमाणु के विषय में जो भी जानकारी है वो सबसे पहले किसने दिया था, बताएंगे? क्या नाम था उसका? जे टॉमसन। आप केमिस्ट्री में 11th क्लास जब पढ़ेंगे तो उसमें परमाणु से स्टार्टिंग होती है केमिस्ट्री, और उसमें आप जब मॉडल पे आएंगे तो सबसे पहला मॉडल किसका था? टॉमसन मॉडल, जिसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो टॉमसन ने सबसे पहले परमाणु के विषय में बताया कि परमाणु कैसा होता है,
परमाणु में क्या क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन उनके मॉडल में कुछ दोष आ जाने के कारण वो मॉडल विफल हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां आ गई, तो उनके मॉडल को भी फ्लॉप कर दिया गया। फिर उसके बाद बोरबरी का मॉडल आया, ठीक है। तो ऐसे परमाणु के विषय में मॉडल क्रमवाइज आते रहे, ठीक है। सब लोगों ने अपना अपना विचार परमाणु के विषय में दिया। जो पहले दिया उसमें जो कमियां थी, दूसरे वाले ने उस कमी को दूर करके अपना विचार रखा। फिर उसमें जो कमी थी तो तीसरे वाले ने उसके कमी को दूर रख करके अपना विचार दिया, ठीक है। तो इस तरह से परमाणु के विषय में क्रम वाइज अध्ययन किया गया। तो हम ये सब पढ़ेंगे, इनके कमियों को पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या परमाणु के विषय में बताया है उन सब के विषय में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में हम आगे पढ़ेंगे अल्फा कण का प्रकीर्णन, अर्थात रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कैसे की, ठीक है, उसके विषय में भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको परमाणु के संरचना के विषय में इस चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम परमाणु के विषय में हम जान लें, लिखते जाइएगा। परमाणु परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम क्या है, कण है। सूक्ष्मतम तो है, सूक्ष्मतम कण है, गलत बना, ठीक है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो अपने मूल अवस्था में विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। जो अपने मूल अवस्था में विद्युत उदासीन होता है, इसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्रा समान होती है, ठीक है। ये परमाणु के विषय में इतना जानिएगा कि परमाणु क्या है, सूक्ष्मतम कण है और ये अपने मूल अवस्था में कैसा रहता है, विद्युत उदासीन रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना धन आवेश होता है ना, उतना ही इसमें ऋणावेश की भी मात्रा होती है। क्लियर? अब बात करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, देखिए परमाणु के विषय में सबसे पहला मॉडल इसने ही दिया था, थॉमसन ने, ठीक है। थॉमसन ने परमाणु के विषय में क्या बात बताई थी उसके विषय में हम जान लें। थॉमसन ने कहा था कि जो परमाणु होता है, ठीक है, जो
परमाणु होता है वह 10 पर माइनस 10 घात, ध्यान से सुनना हमारी बात, 10 पर माइनस 10 घात मीटर त्रिज्या का एक सूक्ष्मतम गोला होता है। ठीक है, थॉमसन ने जो मॉडल दिया उनका कहना था कि जो परमाणु है वो 10 पर माइनस 10 घात मीटर त्रिज्या का एक सूक्ष्मतम गोला होता है और इस गोले में परमाणु का जितना द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान और जितना उसका धन आवेश होता है वो धन आवेश इस छोटे से गोले में फैला होता है। ठीक है, धन आवेश और द्रव्यमान एक छोटे से गोले में वितरित रहता है। इस धन आवेश को संतुलित करने के लिए समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी उसमें व्यवस्थित होते हैं, जैसे तरबूज में बीज होता है। ठीक है, इसीलिए थॉमसन के इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया। ठीक है, देखिए इनके अनुसार जो परमाणु होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एक सूक्ष्मतम क्या है, गोला है और इस गोले की त्रिज्या कितनी है जी, ये इतना बड़ा हमने बनाया लेकिन ये बहुत छोटी त्रिज्या है। उतने छोटी से त्रिज्या में उस परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश फैला रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पूरा जो है व्हाइट वाला आप देख रहे हैं, ये पूरा मान लीजिए इसका द्रव्यमान है और इसमें इसके धन आवेश जो है जगह जगह पर ऐसे इसमें फैले हुए हैं, ऐसे धनावेश का मतलब कौन कौन फैला है, प्रोटॉन, प्रोटॉन तो धनावेश होता है। तो इनके अनुसार इसमें जितने भी धनावेश होंगे वो ऐसे क्या होंगे, इसमें फैले होंगे। ठीक है, इस छोटे से गोले में। अब चूंकि सब धन आवेश हैं तो विद्युत्की कहता है कि समान आवेश के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये सब जब समान आवेश हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण होने लगेगा तो ये परमाणु क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो थॉमसन ने कहा नहीं, जितनी मात्रा में ये धन आवेश हैं उतनी मात्रा में इसके अंदर ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋण आवेश जो होते हैं ये उतनी ही मात्रा में इसके अंदर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और इनके व्यवस्थित होने से ये धन आवेश क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। क्या हुआ जी, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऋण आवेश व्यवस्थित होते हैं और ये ऋण आवेश ठीक उसी तरह से व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में तरबूज का बीज होता है। इसीलिए थॉमसन के इस मॉडल का नाम तरबूज मॉडल रखा गया। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि परमाणु का सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने। ठीक है, या परमाणु का सबसे पहला मॉडल कौन सा है, तरबूज मॉडल। समझ में आ गई बात, तो ये थॉमसन ने बताया था। अब इनके मॉडल से क्या क्या हमें पता चला और क्या क्या इसमें कमियां रही, अब उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इनके विषय में जो इन्होंने कहा उसको पढ़ लेते हैं। देखें, थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार परमाणु
10 पे -10 मीटर त्रिज्या का एक सूक्ष्मतम क्या होता है, गोला होता है। ठीक है, और इस गोले में यानी जिसमें उस परमाणु के समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश यानी प्रोटॉन समान रूप से वितरित रहते हैं। ठीक है, थॉमसन के अनुसार परमाणु जो होता है वो 10 पर -10 मीटर त्रिज्या का एक सूक्ष्मतम गोला होता है, और उस गोले के अंदर उस परमाणु का पूरा द्रव्यमान और धनावेश यानी प्रोटॉन समान रूप से क्या होगा, उसमें वितरित है। ठीक है, धनावेश को संतुलित करने के लिए समान मात्रा में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में परमाणु में व्यवस्थित रहते हैं, जैसे तरबूज में उसके बीज व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए इस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया। इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल कहा गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज में उसके बीज के समान क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसीलिए व्यवस्थित होते हैं ताकि परमाणु में जो धनावेश हैं वो संतुलित रहें, बैलेंस रहें, नहीं तो परमाणु क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा थॉमसन का परमाणु मॉडल। ध्यान दीजिएगा, थॉमसन के अनुसार परमाणु 10 पर -10 मीटर त्रिज्या का एक सूक्ष्म क्या है, गोला है, और उस गोले में उस परमाणु का पूरा द्रव्यमान
और पूरा धनावेश व्यवस्थित होता है। धनावेश को संतुलित रखने के लिए उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में व्यवस्थित होता है, जैसे तरबूज में उसके बीज व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया। क्लियर? अब बात आते हैं कि इस मॉडल से हमें क्या क्या पता चलती है। तो देखेंगे निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष ध्यान दीजिएगा, इनके मॉडल से क्या पता चला। ध्यान से सुनना, इनके मॉडल से हमें यह चीज पता चली कि अगर हम किसी परमाणु को गर्म करें, ठीक है, या बाहर से उसको ऊर्जा दें, ठीक है, तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। एक बात ये हमको पता चली, किसी भी परमाणु को अगर आप बाहर से ऊर्जा देते हैं तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, परमाणु से बाहर निकल जाएंगे। पहली जानकारी इनके मॉडल से ये मिली। दूसरी जानकारी हमको ये मिली कि जब परमाणु हीट होते हैं या परमाणु के इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो जैसे प्रकाश निकलता है वैसे ही परमाणु से विकिरण उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये दो बातें इनके मॉडल से हमें पता चली। पहला कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा देंगे तो उस परमाणु के जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये परमाणु से बाहर निकल जाएंगे। और दूसरी जानकारी ये मिली कि जब ये इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे तो प्रकाश के समान इनसे विकिरण क्या होगा, उत्सर्जित होने लगेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें इनके मॉडल से हमें और आपको पता चली। ठीक है, तो निष्कर्ष में लिखें पहला, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलने लगते हैं। एक बात इनके मॉडल से ये चली। दूसरी जानकारी इनके मॉडल से हमें क्या हुई, ध्यान दीजिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कंपन करने लगते हैं तो प्रकाश के समान विकिरण उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश के समान विकिरण को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और दूसरा जब वो इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे तो प्रकाश के समान वो विकिरण को उत्सर्जित करने लगेंगे। तो अब बात तैयार होगी, सर ये कंपन क्यों करने लगेंगे,
क्या बात हो जाती है? तो जैसे एक छोटे से बच्चे को आप चॉकलेट दे देते हो तो एकदम खुशी से वो कूदने लगता है, ठीक है। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन एकदम ऊर्जा पाकर के एकदम मस्त हो जाते हैं और खुशी से जंप करने लगते हैं। तो जितना वो जंप करते हैं उतना विकिरण क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और विकिरण बाहर जब निकालते हैं तो परमाणु की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। और जब कम होने लगती है तो वो भी अपने परमाणु को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से दो बातें से हमको पता चली कि अगर परमाणु को बाहर से ऊर्जा देंगे तो बाहर निकलेंगे, लेकिन निकलने से पहले वो क्या करेंगे, विकिरण को उत्सर्जित करेंगे। और विकिरण जैसे जैसे उत्सर्जित होगी, ठीक है, तो उस परमाणु की ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी। और जब कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, उस परमाणु को, कम ऊर्जा वाले परमाणु को क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानने लगते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इनकी निष्कर्ष थी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है इनके दोष। दोष क्या थे इनमें? हाँ, दोष, कमियां। अगर आपसे पूछा जाए कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां बताइए या दोष क्या थे, कोई दो दोष बताइए या दो कमियां बताइए, तो कमियों और दोष को समझिए इनके। क्या ये नहीं बता पाए थे? पहली कमी ये थी कि थॉमसन का जो मॉडल था वो अल्फा कण के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर पाया। आगे जब आप देखेंगे रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया तो अल्फा कण के प्रकीर्णन के थ्रू किया था। तो अल्फा कण के प्रकीर्णन की व्याख्या जो है ये थॉमसन मॉडल नहीं कर पाया। थॉमसन ने अपने इस मॉडल से अल्फा कण के प्रकीर्णन को समझा नहीं पाया। तो ये इनके मॉडल में एक दोष बन गया। समझ में आई बात? रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण के प्रकीर्णन करके नाभिक का खोज किया था, ठीक है, उसकी व्याख्या थॉमसन ने अपने इस मॉडल के आधार पे नहीं कर पाए। तो ये उनमें एक दोष बन गया। क्लियर? तो पहली कमी हम नोट करते हैं, नंबर 1, थॉमसन मॉडल के अनुसार, थॉमसन मॉडल के अनुसार अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकी, नहीं की जा सकी। समझ में आ गई बात? थॉमसन के इस मॉडल के अनुसार जो अल्फा कण का प्रकीर्णन था उसको क्लियर समझाया नहीं जा सका। तो ये कमी बन गई। ठीक, दूसरी इनमें कमी क्या बन गई? यह तत्वों के परमाणुओं के सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके, नहीं कर सके। ये दो चीजें इनमें कमी आ गई। एक तो अल्फा कण का ये प्रकीर्णन के विषय में नहीं बता पाए अपने मॉडल के अनुसार, और दूसरा
और तत्वों के परमाणुओं के सतत स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या भी नहीं कर पाए कि परमाणु के जो तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके स्पेक्ट्रम। अब आप कहेंगे सर ये स्पेक्ट्रम क्या है, आगे हम स्पेक्ट्रम पे पढ़ेंगे, वहां पे क्लियर होगा। यहाँ पर बस इतना समझिएगा कि सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से इनमें यह भी एक दोष बन गया। क्लियर है? तो ये थॉमसन के परमाणु मॉडल निष्कर्ष और ये दोष रहे। अब आगे आप जब देखेंगे तो इन कमियों को दूर करते हुए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। जब ये कमी इनकी दिखी तो रदरफोर्ड ने इन कमियों को दूर करते हुए अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। तो फिर हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिगर जो बनाना है बना लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। चलिए देखिए, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चलो लिखो, देखो इधर देखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें बताई थी। ठीक है, तो देखें, रदरफोर्ड के अनुसार अब इनके अनुसार देखिए क्या क्या बातें कही गई थी। नंबर एक ये बताई गई थी कि जो परमाणु है, ठीक है, परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोले में होता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। देखिए, थॉमसन ने 10⁻⁻10 त्रिज्या के सूक्ष्म गोले को क्या बता दिया था? परमाणु। पूरा उसको क्या बताया था? ध्यान देना, दोनों के मॉडल में अंतर। अभी यहां पर हमने एक छोटा सा गोला बनाया था ऐसे, और इसकी त्रिज्या थी 10⁻⁻10 मीटर, और इसमें समस्त धनावेश, समस्त ऋणावेश और समस्त द्रव्यमान इसी में था, देखा होगा आपने। और इस छोटे से गोले को थॉमसन ने क्या बता दिया? परमाणु। रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो सूक्ष्म गोला है 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का, ये परमाणु नहीं है, ये परमाणु का नाभिक है। ये जो छोटा सा गोला है जिसको थॉमसन ने परमाणु कह दिया था, उस छोटे से गोले को रदरफोर्ड ने क्या बताया? परमाणु का नाभिक बताया कि ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है, और ये बात रदरफोर्ड ने ऐसे ही नहीं बताया, इससे पहले रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। ठीक है, उस बेस पे रदरफोर्ड ने कहा कि ये उनका क्या है? नाभिक है। अभी आगे हम नाभिक की खोज भी पढ़ेंगे, कैसे खोजा था रदरफोर्ड ने। तो उस आधार पे कहा कि 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का जो छोटा गोला है, जिसको थॉमसन साहब ने कहा था कि ये पूरा परमाणु है, वो पूरा परमाणु नहीं है, वो उस परमाणु का क्या है? नाभिक है। और उस नाभिक में
केवल और सिर्फ केवल परमाणु का धन आवेश और द्रव्यमान होता है, ऋण आवेश उसमें उपस्थित नहीं होता है। ऋण आवेश कहाँ होता है? इस नाभिक के बाहर एक त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 घात की, ठीक है। और इसमें एक मिनट, गलत हो जाएगा, देखो सॉरी, इसको इन्होंने नाभिक परमाणु कहा था, ये इसके अंदर एक छोटा सा गोला उन्होंने बताया था, ध्यान देना उल्टा हो जाएगा। थॉमसन के मॉडल के अनुसार ये पूरा सूक्ष्म जो गोला है ना, ये परमाणु है, और इस पूरे गोले में धन आवेश, ऋण आवेश और द्रव्यमान व्यवस्थित होता है, ऐसा थॉमसन का कहना है। इन्होंने कहा नहीं, इस पूरे गोले में धन आवेश और ऋण आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है। धन आवेश और ऋण आवेश और द्रव्यमान कहाँ होता है? धन आवेश और ऋण आवेश इसके अंदर एक और छोटा सा गोला होता है, और उसकी त्रिज्या जो होती है, उसकी त्रिज्या होती है 10⁻15 घात मीटर, इतनी उसकी त्रिज्या होती है। और उस छोटे से गोले में केवल धन आवेश होता है और उसमें उसका केवल द्रव्यमान होता है। नाभिक जो होते हैं, इसी गोले, इसी छोटे से गोले का नाम उन्होंने नाभिक बताया था, ये नाभिक है। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गई बात? थॉमसन ने इस पूरे गोले को परमाणु बताया और इस पूरे गोले में धन, द्रव्यमान और नाभिक को बताया। रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, आपका ये स्टेटमेंट गलत है, इसके अंदर एक और छोटा सा गोला है और उसकी त्रिज्या इतनी मीटर है, ठीक है, और उस त्रिज्या के गोले के अंदर केवल धन और द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन उस छोटे से गोले के बाहर होता है, ठीक है, ये वाला खाली वाला जगह होता है, इसमें होता है। इस छोटे से गोले का नाम इन्होंने क्या बता दिया था? नाभिक। दूसरी बात इन्होंने बताई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के बाहर, ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, ठीक। और कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति करते रहते हैं। और इन्हें वृत्तिगत करने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है, क्योंकि आप 11th फिजिक्स में पढ़े भी होंगे कि कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति कर रही है तो उसे वृत्तिगत करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। बिना अभिकेंद्र बल का वो वृत्तीय गति नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्तिगत कर रहे हैं उन्हें अभिकेंद्र बल चाहिए, और वह अभिकेंद्र बल नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, और उस आकर्षण बल से उन्हें केंद्र बल मिलता है और उससे वो वृत्तीय कक्ष में घूमते रहते हैं। ये सारी बात रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताई, लेकिन कहीं न कहीं इनके मॉडल में कमियां आ गई और फिर इनके मॉडल को भी दूर किया गया। लेकिन एक चीज ये है कि जैसे जैसे मॉडल दिया गया तो उनके मॉडल से कुछ पॉइंट सही रहे, जो गलत थे उसको हटाया गया, जो सही थे उनको अपनाया गया। जैसे थॉमसन ने जब बात अपनी कही थी परमाणु को लेकर के, तो उन्होंने ये बताया था ना कि 10⁻10 घात मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है, उसमें द्रव्यमान होता है, उसमें धनावेश होता है और उसी में इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश होता है। ये बात कही थी और ये तीनों बात इन्होंने भी कहा, इलेक्ट्रॉन की भी बात इन्होंने कही, द्रव्यमान की भी बात कही और धनावेश की बात कही और उस गोले की भी बात कही। इन्होंने क्या किया, उस गोले के अंदर एक और छोटा सा गोला बताया, बस यही काम इन्होंने किया और उस छोटे से गोले से इलेक्ट्रॉन को बाहर बता दिया
ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो टॉमसन का था इन्होंने भी अप्लाई किया है, पूरी तरह से टॉमसन के मॉडल को इन्होंने खारिज नहीं किया। जो चीजें यूजफुल थी उन्होंने अपने मॉडल में रखा, जो नहीं थी उनको बाहर कर दिया। ठीक है। अब जब रदरफोर्ड की जब मॉडल की बात हम कर लेंगे तो इनके में जो कमियां होगी जब आएंगे बोरबरी का बोहर मॉडल, परमाणु का बोहर मॉडल, उसी को नील्स बोहर मॉडल भी बोलते हैं। जब उसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रदरफोर्ड के भी कुछ बातों को अपने मॉडल में रखेंगे और जो कमियां हैं उनको बाहर करेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे होता है किसी चीज का क्रम वाइज विकास, डायरेक्ट नहीं होता। पहले एक स्टेप आती है, उसमें सुधार करके दूसरी स्टेप आती है, उसमें सुधार करके तीसरी स्टेप आती है, ऐसे सुधार होता जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए इनके मॉडल में पहली बात ये थी परमाणु की त्रिज्या 10 पे -10 घात मीटर होती है। देखिए इन्होंने भी माना कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, माना ना। और ये बात सबसे पहले किसने मानी थी? टॉमसन ने। तो उनकी बात को इन्होंने भी माना कि परमाणु की त्रिज्या 10 पे -10 घात मीटर होती है, जिसके अंदर 10 पे -15 घात मीटर त्रिज्या का एक सूक्ष्मतम क्या होता है? गोला, एक सूक्ष्मतम गोला होता है जिसे या जिसमें परमाणु के समस्त द्रव्यमान और धनावेश, धन आवेश इसे लिख दे। धनावेश का मतलब कौन? प्रोटॉन। ठीक है। समस्त द्रव्यमान और धन आवेश स्थित होते हैं। इस सूक्ष्म गोले को क्या कहते हैं? इस सूक्ष्म गोले को परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान देना यहां पर, अगर कोई कहता है परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है तो 10 पर -10 घात मीटर। लेकिन अगर कोई कह दे कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, हाँ 10 पे -15 घात मीटर। घात जितना ज्यादा माइनस में होगा वो राशि उतना ही ज्यादा छोटी होगी। अब ऐसा मत देखना कि सर जी 10 पे 10 घात है, यहाँ 15 घात है तो है ही बड़ा होगा, तो कैसे ई उसके अंदर चला गया। तो घात का चिन्ह भी तो देखिए, ये घात का चिन्ह कम माइनस में है, 10 है और ये 15 माइनस में है। तो ये दूरी इससे क्या है? बहुत छोटी है। तो ये जब छोटी है तो ये दूरी इसके अंदर न होगी, तो ये जो गोला है वो छोटा होगा और ये गोला, तो इस गोले को कहते हैं परमाणु। ठीक। और ये जो छोटा सा गोला है ये है नाभिक। और इसी नाभिक में
प्रोटॉन और द्रव्यमान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के बाहर। तो पहली बात तो इन्होंने बता दी कि परमाणु के अंदर जो छोटा गोला है जिसमें प्रोटॉन और द्रव्यमान होता है वो नाभिक कहलाता है और उसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? दूसरी बात इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, केवल अभी प्रोटॉन और द्रव्यमान की बात इन्होंने किया था पहले वाले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है? वृत्तिगत करता रहता है, ठीक है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कौन आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में वृत्तीय गति करते रहते हैं, ठीक है जी। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो है जिस पर ऋण आवेश है वो परमाणु के नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति करते रहते हैं। अब इसको थोड़ा सा ढंग से थोड़ा डायग्राम सही कर लिया जाए। देखिए, ये हो गया छोटा सा गोला जिसे हम कहते हैं नाभिक, ठीक है। और इसमें केवल कौन होता है? धन आवेश, ठीक। और इसमें इसका द्रव्यमान भी होता है, ध्यान रखना। ये दोनों चीजें इसमें होती हैं और इसी छोटे से गोले का नाम है नाभिक, ठीक। और इस नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर की है, ठीक है। इसके बाहर एक और गोला है और इस गोले को हम क्या कहते हैं? परमाणु, ठीक है। ये है परमाणु, ऐसे। और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी देखिए, इसको हम बोलेंगे परमाणु और इसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर, ठीक है। इसके अंदर ऐसे वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं, ऐसे। ऐसे ये घूमते रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, यानी ऋण आवेश, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो देखिए, थॉमसन ने धन को बताया, इलेक्ट्रॉन को बताया, द्रव्यमान को बताया,
रदरफोर्ड ने उन सब चीजों को बताने के साथ साथ नाभिक को बताया और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्ष में क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, वृत्तिगत करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरी बात देखिए, जब इनसे यह पूछा गया कि बताइए सर आप तो बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्ष में वृत्तिगत करेंगे, तो वृत्तिगत करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए फिजिक्स के अनुसार, तो इनको वृत्तिगत करने के लिए अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? आप कह रहे जब ये वृत्तिगत कर रहे हैं तो इनको अभिकेंद्र बल चाहिए, वो अभिकेंद्र बल कहां से आएगा? तो इस बात को इन्होंने कहा कि नाभिक के अंदर जो धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश है, दोनों के बीच जो वैद्युत आकर्षण बल लगता है वो इनको अभिकेंद्र बल देगा और उस अभिकेंद्र बल से ये वृत्ति गति करेंगे। ठीक है, तो तीसरी बात इन्होंने यही बता दी। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल हो गया, आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के धन आवेश, नाभिक के धन आवेश, धन आवेश का मतलब कौन? हाँ, के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, समझना। पहले तो समझो अभिकेंद्र बल होता क्या है। अभिकेंद्र बल का सूत्र पता है किसी को? कोई भी बताओ। हाँ, mv²/r। ये देखो, ये अभिकेंद्र बल का सूत्र है, mv²/r। m वृत्तिगत करने वाले कण का द्रव्यमान, v उसका वेग और r जिस पथ पे गत करेगा उस पथ की त्रिज्या, ये अभिकेंद्र बल है। यह अभिकेंद्र बल मिलेगा तभी कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगी। तो ये अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन वृत्तिगत करेगा। तो इन्होंने कहा कि ये जो अभिकेंद्र बल है कहां से इनको मिलता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से, यानी वैद्युत आकर्षण बल इस अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने वृत्तीय कक्ष में वृत्तीय गति करते रहते हैं। तो वैद्युत आकर्षण बल का सूत्र क्या है? वैद्युत आकर्षण बल का सूत्र बताइए। भाई वैद्युत बल का सूत्र बताओ ना। वैद्युत बल क्या होता है? ए बकलुलवे, कूलाम का नियम नहीं पढ़े हो? वही ना वैद्युत बल है। कूलाम ने ही तो वैद्युत बल को बताया था K(Q1Q2)R²। यही तो वैद्युत बल है। अगर दोनों आवेश समान है तो प्रतिकर्षण है और दोनों विपरीत है तो हो। ई तो तुम लोग के पढ़ाई बा, पेपर फरवरी में है और तुम लोग के वैद्युत बल नहीं पता।
क्या कर रहे हो, कॉपी में लिख के सजा रहे हो क्या उसको, हैं? उसमें जाओ देखो लिखा नहीं लिखा वैद्युत बल। कूलाम का नियम किस बल की बात करता है, वैद्युत बल की ना बात करता है। अरे कैसे नहीं पता, उसको खोलो पढ़ो देखो उसमें लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है, पढ़ना है नहीं बस, ठीक है। तो वैद्युत बल अब समझ में आया। तो कूलाम का नियम है कि Q1 Q2/R, यही है ना। अब यहां समझो K के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाँ 1/4 पाई नॉट लिख सकते हैं ना। तो यहां से K को हटाकर हम ये भी लिख लें, ये हो गया। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है जी, मान क्या होगा इसका, मान बताओ खुशबू, एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, बताओ जी, एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, बस हुआ करा, तुम लोग बताओ। अब शांत रहो, बोलो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, करण, नवरत्न, निखिल, शुभम, अमन, विशाल, निधि, सनन्या, अंशिका, सुप्रिया, सुनाई दिया। 8.85 गुणे 10⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। क्योंकि यहां पर अभी इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसमें आ गया तब हमने पूछ लिया और पता चल गया आप कितना तैयारी कर रहे हो। तो 10-10 रोटी शाम के चापो, अब पहाड़ पहाड़ बिस्तर पे सो, पेपर में आएगा तब वैसे आगे घरे लोट लोट के रोना नहीं आ रहा, कॉपी सब लिखा गया, सब होता जा रहा है साइड से, पढ़ाई कुछ नहीं। अब देखो यहां पर Q1 इस नाभिक के प्रोटॉन का आवेश, यही होगा ना। अगर नाभिक में कुल धनावेश को हम Ze मान लें, क्या मान लें, तो Q1 की जगह क्या लिख देंगे, Ze, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम E मान लें, तो Q2 की जगह क्या लिखोगे, E, ये हो जाएगा। ये वैद्युत आकर्षण बल हो गया और ये हो गया अभिकेंद्र बल। यही वैद्युत आकर्षण बल इस अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वृत्ति गति करते रहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये बात भी इन्होंने अपने मॉडल में बता दी थी। ठीक, चौथा बात इन्होंने क्या बताया था, चौथा बात इन्होंने वही कहा था जो थॉमसन ने कहा था कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इन्होंने वो बात कही थी कि परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये अगर मूल अवस्था में है तो कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कुल चार्ज है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना, अभी लिखे भी हो धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या क्या होती है, तभी तो वो कोई चार्ज नहीं होता है। तो चौथी बात भी इनका लिख लें, परमाणु अपने मूल अवस्था में विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें धन आवेश यानी प्रोटॉन तथा ऋण आवेश
ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन मात्रा में क्या होते हैं, में समान होते हैं, और समान होने के कारण परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये चार बात रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताई, लेकिन इन चार बात के बाद रदरफोर्ड के मॉडल में कमी आ गई। अब कमी क्या आ गई, उस कमी पर हम आते हैं। हो गया जी, फिगर बन गया, बना लो। तब कमी पर आए, इसके दोष क्या थे। देखो, अब लिखो कमियां या दोष। ये किसके कमी या किसके दोष की बात हो रही है, रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसमें क्या कमी थी उसकी बात हम कर रहे हैं। कमी में पहली कमी थी क्या, पहली कमी थी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या। पहली कमी यही थी, ठीक है। रदरफोर्ड अपने इस मॉडल के अनुसार, ठीक है, परमाणु के अस्थाई की व्याख्या नहीं कर पाए, नहीं बता पाए कि परमाणु अस्थाई क्यों होता है। और परमाणु अस्थाई क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तिगत करते हैं, पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति करते हैं। तो जब कोई वस्तु अगर वृत्तिगत करती है तो उस वस्तु में अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि उस पर अभिकेंद्र बल लगता है, तो उसमें अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है और उस त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, यानी उसके नाभिक की ओर, ठीक है। गतिक विद्युत्की के अनुसार जब किसी वस्तु पर या कोई वस्तु अभिकेंद्र त्वरण से त्वरित होती है तो उसकी ऊर्जा लगातार क्या होती है, कम होने लगती है। वो अपने ऊर्जा का ह्रास करने लगता है, नुकसान करने लगता है। और जब ऊर्जा की ह्रास होगी तो धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन की कक्षक त्रिज्या क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी और लास्ट में इलेक्ट्रॉन नाभिक में पहुंच जाएगा। और आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के, और यहां गतिक विद्युत्की के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जा रहा है, तो परमाणु का अस्तित्व या परमाणु का स्थायित्व खतरे में आ जाएगा आपके अनुसार। इस बात को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए, तो ये इनके अंदर एक दोष बन गया। मॉडल तो दिया, जैसे हम कोई फार्मूला आपको दें और किसी ने कहा सर अगर ये नियम यहाँ पे लगाएं तो क्या होगा, और हम उस चीज को आपको समझा ना पाए, तो वो हमारी क्या है, कमी है, हमारा दोष है। वही चीज रदरफोर्ड के अंदर भी हो गया। रदरफोर्ड ने तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षक में वृत्ति गति करते हैं और उस पर अभिकेंद्र बल लगता है, और वो अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। तो अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पूछा ठीक है, बट आप हमको ये बताइए कि जब वो वृत्तिगत करेगा तो उसमें अभिकेंद्र त्वरण होगा, और अभिकेंद्र त्वरण के कारण गतिक विद्युत्की के अनुसार
वो इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, ह्रास करेगा, नुकसान करेगा। तो धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन के कक्षक की त्रिज्या छोटी होती चली जाएगी और लास्ट में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा नाभिक में। तो परमाणु का स्थायित्व तो क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा, परमाणु का विनाश हो जाएगा, क्योंकि नाभिक तो बाहर, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है नाभिक से। तो इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं जाएगा, नहीं बता पाए, तो कमी बन गई। ठीक है ना। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय गति के कारण उस पर अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, उस पर अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है। गतिक विद्युत्की के अनुसार इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्र त्वरण के कारण लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा का ह्रास करता रहेगा और अंत में परमाणु के नाभिक में पहुंच जाएगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल के आधार पर नहीं कर पाए। ठीक है। इसको स्पष्ट नहीं कर पाया उन्होंने अपने मॉडल के आधार पर, तो ये उनमें एक कमी बन गई। समझ में आ गई बात। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन के वृत्तिगत के कारण, इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन वृत्तिगत करता है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के वृत्तिगत के कारण उस पर अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है। गतिक विद्युत्की के अनुसार इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्र त्वरण के कारण लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा का क्या करेगा, ह्रास करेगा, और जब ह्रास करता रहेगा तो अंत में परमाणु के नाभिक में पहुंच जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व
खतरे में पड़ जाएगा। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड अपने मॉडल के आधार पर नहीं कर पाए, तो कमी बन गई। दूसरी कमी क्या रह गई इनके मॉडल में, उसकी भी चर्चा कर ले। इनके मॉडल में दूसरी कमी थी परमाणु के सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ये भी अपने मॉडल के अनुसार परमाणु के सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। जो थॉमसन में कमी थी, वो कमी अभी भी इनके में भी रह गई, ये उस कमी को दूर नहीं कर पाए। परमाणु के सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो इसमें लिखेंगे रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु के सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। ये इनकी दो कमियां रही, ये इन्होंने भी दूर नहीं कर पाया। ठीक है जी, हाँ।